प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरामीशियम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने पैरामीशियम के हैबिटाट और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पैरामीशियम एक प्रोटोजोन जंतु है और इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन द्वारा नई संततियों का निर्माण का क्रम चलता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं जीवों में अपने ही समान आकृति के नए जीवों का उत्पादन करने की क्षमता पाई जाती है और इसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मुख्यतः जीवों में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। कायिक जनन प्लांट्स में हम देखते हैं, वहाँ पर कटिंग, बडिंग, पौधरोपण की जो विधियाँ हैं, तो कोई तना या जड़ कहीं दूसरी जगह लगा दी जाती है और उसे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो जंतुओं में हम अलैंगिक और लैंगिक जनन मुख्यतः देखते हैं। अलैंगिक जनन वो जनन होता है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और जनक कोशिका या जो जर्म सेल है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर लैंगिक जनन की तरह दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। एक जनक वो उसे ही समसूत्री विभाजन होकर नई संतति या नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की जनन की विधि अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। और ये देखा गया कि जीवों में अलैंगिक प्रजनन वो भी कई तरह से होता है, जिसमें से बडिंग है, विखंडन है और रीजेनरेशन है। ये प्रमुख मेथड है। अगर हम बडिंग के बारे में बात करें तो इसमें एक जो अडल्ट जीव है उसके शरीर पर एक उभार या अतिवृद्धि बन जाती है और कुछ समय पश्चात ये विकसित होकर एक कलिका का रूप ले लेती है और अंत में ये कलिका जनक जीव से अलग होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देती है, जैसे हम हाइड्रा में देखते हैं। तो इस तरह का जो जनन है वो अलैंगिक जनन तो है ही, लेकिन अलैंगिक जनन में ये बर्डिंग का रूप है, यानी कलिकायन कहलाता है। दूसरा हम देखते हैं विखंडन यानी फिशन। फिशन भी कई तरह से, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, इस तरह से। तो इस प्रकार की जनन की जो विधि है वो जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें हम देखते हैं। लोअर एनिमल विशेष तौर से जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें फिशन या विखंडन उसके द्वारा नई संतति का निर्माण देखा गया है। इसमें एक विभाजन द्वारा दो संतति उत्पन्न होती हैं और ये जो विभाजन की जो क्रिया है वो सामान्यतः जो एडप्टिव कंडीशंस होती हैं, अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें होती हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं उस समय भी फिशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो कोशिकाओं का विभाजन सामान्यतः यहाँ भी माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है एक तरह से। और इस क्रिया में विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं में पुट्टी द्वारा भी होती है। ये जो क्रिया है विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं में पुट्टी द्वारा यानी सिस्ट के द्वारा भी होती है। हम देखते हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, इनमें जो फिशन द्वारा भी विभाजन पाया जाता है, देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें पुनरुद्भवन के बारे में, रीजेनरेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है और इसमें शरीर के नवनिर्माण की एक तरह से कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसमें भी कई बार तो ये देखते हैं हम कि शरीर का जो टूटा हुआ भाग है उसकी मरम्मत हो जाती है और कई बार शरीर के टूटे हुए भाग से संपूर्ण जंतु का विकास हो जाता है। तो टूटे हुए भाग की मरम्मत या उससे जो नए जीव का निर्माण है एक तरह से पुनरुद्भवन कहलाता है। हालांकि ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन जंतुओं में इस तरह की प्रक्रिया हम देखते हैं। जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, मछलियाँ है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं, विशेष तौर से जो फ्रॉग्स हैं, उनमें मान लो कोई पाद या जो टेल है वो अगर टूट गई तो वहाँ पर नया पाद या पूंछ वो
डेवलप हो जाती है। इसी तरह से छिपकलियों में हम देखते हैं कि पूंछ जो है जो इन्हीं में से बचने के लिए कई बार ये पूंछ को तोड़ देती है और कुछ समय बाद वहाँ पर नई पूंछ डेवलप हो जाती है। लेकिन ऐसा है इनमें पूंछ सी डेवलप होती है, ऐसा नहीं कि पूंछ के टूटे हुए भाग से नए जंतु का निर्माण हो जाता है। तो कुछ सी ऐसे जंतु जिनसे पूर्ण जो है जैसे हाइड्रा वगैरह में नए जंतु का निर्माण होता है, बाकी अधिकांश से वो जो टूटा हुआ भाग है वही डेवलप हो पाता है। इसी तरह से मनुष्य में भी या जो है पेशियों उसमें जो कंडरा टेंडेन जो है और जो लीवर की जो ग्लैंड्स हैं इनमें एक तरह से रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो जीवों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो बडिंग द्वारा या फिशन द्वारा या रीजनरेशन द्वारा संपन्न होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो इस मेथड में जीवों में विशेष प्रकार की जो सेल्स हैं जिन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं गेमेट्स का निर्माण करती हैं। मेल में मेल गेमेट्स, फीमेल में फीमेल गेमेट्स का निर्माण करती हैं, और दोनों गेमेट्स के फ्यूजन से जो है जाइगोट का निर्माण होता है, और ये जाइगोट जो है फिर नई संतति को जो है डेवलप करता है या उसे नई संतति का विकास होता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो जो उस विकसित जंतु हैं उनमें देखा गया है। यानी ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन का ये हायर जो एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। चूँकि आज हम पैरामीशियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम अब पैरामीशियम की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो पैरामीशियम में मुख्यतः अलैंगिक और लैंगिक जनन जो है पाया जाता है, और ये अनेक विधियों द्वारा संपन्न होता है। जब वातावरण ये कंडीशन जो है उपयुक्त होती हैं तो पैरामीशियम जो है क्षैतिज विभाजन द्वारा जनन करता है या विभाजन करता है, और इसके अलावा जो है इसमें अनेक प्रकार के जो केंद्रीय पुनर्गठन की कैपेसिटी जैसे कॉन्जुगेशन भी मिलता है, एंडोमिक्सिस भी पाया जाता है, ऑटोगेमी भी पाई जाती है और साइटोगेमी भी पाई जाती है। तो ये भी जो है एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, मेथड थोड़ा भिन्न है कहा। तो इनके द्वारा भी जो है इनमें नई संतति का निर्माण होता है। पैरामीशियम में कुछ जातियों में कोशिकाधर्मी जो कण है वो भी पाए जाते हैं। अगर हम बाइनरी फिशन या द्विगुण की बात करें पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में द्विगुण विभाजन यानी ये अलैंगिक जो जनन है उसका एक मेथड है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ये जब पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूलित होती हैं जीव की, तब ये बाइनरी फिशन करता है, और इसमें पैरामीशियम भोजन लेना बंद कर देता है, और इसकी जो मुख्य कांच है जो वेंट्रल सरफेस पे होती है और मुख की गुह्य जो संरचनाएं हैं वो एक तरह से डिसअपियर हो जाती हैं, एदर्स हो जाती हैं। इसके साथ ही इसके जो लघु केंद्रक हैं माइक्रो न्यूक्लियस, क्योंकि पैरामीशियम में दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोसिस शुरू हो जाता है और केंद्रक कला जो है वो विलुप्त नहीं होती है, वो बनी रहती है। लघु केंद्र के आकार में वृद्धि होती है, उसका परिमाण जो है बढ़ जाता है, और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो अपीयर होने लगते हैं। प्रत्येक जो क्रोमोसोम है वो लंबाई में विभाजित होकर दो अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण करता है, और दोनों संतति लघु केंद्रक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके साथ ही गुरु केंद्रक भी लंबाई के साथ मध्य में से संकीर्ण होकर असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाता है। अब दो मुख्य खांच बनने लगती हैं, जिनमें से एक अगले भाग में और दूसरी पिछले भाग में बनना शुरू हो जाती है। दोनों संकुचनशील रिक्तिकाओं में से एक अर्ध भाग में और दूसरी जो है पश्च भाग में एजिट बनी रहती है, क्योंकि तो बनी रहती है। इस प्रकार या यूँ कह सकते हैं इस दो प्रकार के विभाजित हो रहे जनक प्राणी के प्रत्येक अर्ध भाग में, यानी ये जो जनक है वो दो प्रकार से विभाजित हो रहा है, तो दो प्रकार विभाजित हो रहे जनक प्राणी के प्रत्येक अर्ध भाग में एक एक संकुचनशील रिक्तिका चली जाती है या उसमें पहुंच जाती है, दोनों भागों में अलग अलग, और बाद में दोनों भागों में एक एक नई संकुचनशीलता भी डेवलप हो जाती है। दो नई जो है एक तरह से वेस्टिब्यूल है वो भी दिखाई देने लगती है वहाँ पर,
इसके साथ ही शरीर के मध्य के निकट जो है एक खांच, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, मुख्य जो खांच है वो वेस्टिबुल है, बढ़ने लगती है, और जिसके द्वारा जो है वेस्टिबुल जो है वो तो बनी जाती है, लेकिन दोनों के जो बीच में एक जो है दरार या खांच जो है, संकीर्ण खांच बनती है, और जिसके द्वारा दो संतति पैरामीशियम बन जाते हैं, यानी एक से दो पैरामीशियम बन जाते हैं। ये दोनों वृद्धि करके पूर्ण आकार प्राप्त कर लेते हैं और फिर द्विगुणित यानी द्विखंडन द्वारा विभाजित होने लगते हैं, बाइनरी फिशन द्वारा विभाजित होते हैं। पैरामीशियम कोडेटम की अगर बात करें, कोडेटम पैरामीशियम की स्पीसीज है, तो पैरामीशियम कोडेटम द्विखंडन द्वारा एक दिन में 2 या 3 बार विभाजित होता है। ये सभी आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, यानी जो पुत्री पैरामीशियम है वो उनमें जेनेटिक मटेरियल है वो लगभग एक जैसा होता है। संतति पैरामीशियम में से जो जनक पैरामीशियम के अग्र भाग से निर्मित होता है वो प्रोटर, और पश्च भाग से जो डेवलप होता है, जो संतति डेवलप होती है, उसको ओपिस्थ कहा जाता है। इसी तरह से एक अन्य मेथड है जो है एंडोमेक्सिस। तो पैरामीशियम में सर्वप्रथम इस घटना का उल्लेख वुड्रफ और अर्डमान ने 1914 में किया। 14 में उन्होंने ये बताया था कि एंडोमेक्सिस नामक एक परिघटना होती है, जिसके द्वारा जो है पैरामीशियम में विभाजन होता है और नई संतति का निर्माण होता है। तो उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में एक ही प्राणी के अंदर संपूर्ण आंतरिक केंद्र की पुनर्गठन होता है। संपूर्ण आंतरिकी केंद्र की पुनर्गठन होता है। सर्वप्रथम पैरामीशियम ओरिलियम में जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है, तथा जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें 2 विभाजन होते हैं, और इसके फलस्वरूप 4 संतति केंद्रों का निर्माण होता है, और जिनमें से 2 विभाजन के फलस्वरूप 8 संतति केंद्रों का निर्माण होता है, जिसमें से 6 विलुप्त हो जाते हैं। और इस अवस्था में पैरामीशियम में भी विभाजन होता है, तो प्रत्येक संतति में एक एक लघु केंद्रक पहुंच जाता है। प्रत्येक लघु केंद्रक में पुनः विभाजन होता है और 4 नए केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, जिसमें से 2 केंद्रक आकार में वृद्धि करके गुरु केंद्रक में और 2 केंद्रक लघु केंद्रक में बदल जाते हैं। पैरामीशियम में पुनः द्विखंडन होता है तथा दोनों संतति का पुनः निर्माण होता है, साथ ही लघु केंद्रकों में पुनः विभाजन होता है। इस प्रकार प्रत्येक संतति पैरामीशियम में एक लघु केंद्रक और एक गुरु केंद्रक यानी दीर्घ केंद्रक तथा 2 लघु केंद्रकों का निर्माण होता है। इस डायग्राम द्वारा जो हम एंडोमेक्सिस को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो जो माइक्रोन्यूक्लियस है इनमें विभाजन हो रहा है, तो जो शुरू में 4 दिख रहे हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस है, 4 में विभाजन के द्वारा 8, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो यहाँ पर डिसअपियर हो रहा है। फिर उनमें से जो है 6 डिसअपियर हो जाते हैं, 2 जो है बचे रहते हैं, इनमें फिर पुनः विभाजन हो रहा है। तो इस तरह से विभाजन की क्रिया चलती रहती है। अब हम ऑटोगेमी की अगर बात करें, ये भी एक प्रजनन का तरीका है पैरामीशियम में। तो W.F. डीलर ने 1936 में पैरामीशियम ओरेलिया इसकी स्पीसीज है, पैरामीशियम ओरेलिया में जैसे कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी की तरह से, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर गेमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा उनसे। तो सेगुमेंट के समान केंद्र की पुनर्गठन का जो है इसके बारे में उन्होंने बताया, वर्णन किया, और ये बताया कि ये जो प्रक्रिया है एक तरह से संयुग्मन जैसी है, लेकिन पूर्णतः संयुग्मन नहीं कह सकते, थोड़ा सा उससे भिन्न है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक ही जीव के 2 लघु केंद्रक या जो युग्मक केंद्रक हैं उनमें जो है परस्पर फ्यूजन होकर एक जाइगोट केंद्र का निर्माण होता है। पैरामीशियम में होने वाली इस प्रक्रिया में दोनों लघु केंद्रकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 8 अगुणित संतति केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसमें से 7 विलुप्त हो जाते हैं और शेष एक जो है अंडाकार एक केंद्र जो है बचता है, उसमें फिर सूत्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रकों का निर्माण होता है।
इसी समय गुरु केंद्रक जो है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कोशिका द्रव्य में डिसअपियर या अब्जॉर्ब हो जाता है। दोनों युग्मक केंद्रक एक दूसरे के साथ संलयित होकर एक युग्मनज यानी जाइगोट केंद्र का निर्माण करते हैं और इस जाइगोट केंद्र जिसको सेनकेरियन भी बोलते हैं, इसमें 2 बार विभाजन होता है, फलस्वरूप 4 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 2 मैक्रोन्यूक्लियस यानी दीर्घ केंद्रक तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस यानी लघु केंद्रक होते हैं। इसके बाद कोशिकाकाय और लघु केंद्रकों में एक साथ विभाजन होता है, फलस्वरूप 2 संतति का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करें कॉन्जुगेशन की यानी संयुग्मन। तो ये जो है एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना गया है। मोस्टली जो लोअर एनिमल्स हैं इनमें सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, जो प्रमुख जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो एसेक्सुअल है। लेकिन पैरामीशियम में ये देखा गया कि यहाँ पर जो है एक अलग मेथड जो है कॉन्जुगेशन जो है संयुग्मन जो है वो, चूँकि उसमें 2 जो एनिमल्स हैं दोनों के जो न्यूक्लियस हैं उनका आदान प्रदान होता है, इस कारण से एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट इसको माना गया है, उस जैसा ही विभाजन है। तो संयुग्मन को एक तरह से हम लैंगिक जनन भी कहते हैं, किंतु ये समान जाति के 2 प्राणियों के लघु केंद्रकों के पदार्थों का आंशिक विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं उनके जो पदार्थ हैं उसका ही एक थोड़ा सा भाग ही इसमें उनका ही आदान प्रदान होता है। यह पैरामीशियम की पुनर्युजन यानी रिजुनेवेशन, केंद्र की पुनर्गठन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन तथा आनुवंशिक विविधता यानी हेरिडिटरी वेरिएशन के लिए उत्तरदायी है। यानी ये जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह यही है, क्या है, कॉन्जुगेशन। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। एक ही जीव के 2 भिन्न भिन्न संगम प्रकार यानी मैटिंग टाइप के 2 प्राणी या पूर्व संयुग्मन यानी प्री कॉन्जुगेशन अधर तल से परस्पर जुड़ते हैं। कहने का मतलब है 2 पैरामीशियम जो है जो कि वेंट्रल सरफेस से जुड़ते हैं और जिसके दोनों के मुख्य खांच आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती है। दोनों भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं तथा इसकी मुख की जो संरचना है वो लगभग विलुप्त हो जाती है। इसके संपर्क स्थल पर यानी जहाँ से ये मुख से के पास से संपर्क में आते हैं अधर तल से, इसके संपर्क स्थल पर उपस्थित त्वक तथा जो एक्टोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, फासित हो जाता है, हासित हो जाता है, यानी वो जेली जो एक तरह से टूट जाती है तथा दोनों पैरामीशियम के मध्य एक द्विध्रुवीय सेतु यानी प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण हो जाता है। ये दोनों पैरामीशियम कॉन्जुगेट पैरामीशियम कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक का कायिक केंद्र किसको बोलते हैं, जो मैक्रोन्यूक्लियस बड़े वाला जो केंद्रक होता है वो क्या कहलाता है, कायिक केंद्र कहलाता है। तो कायिक गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। यानी दोनों का जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिसअपियर या अवशोषित हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके लघु केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है तथा प्रत्येक में 2 विभाजन के बाद 4 अगुणित संतति लघु केंद्रक हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं। 3 संतति लघु केंद्रक आदर्श हो जाते हैं तथा बचा हुआ संतति लघु केंद्रक सूत्रीय विभाजन द्वारा माइटोटिक डिवीजन द्वारा विभाजित होकर 2 असमान युग्मक केंद्रकों में बंट जाता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ असमान युग्मक केंद्रकों में बंट जाता है। लघु केंद्रक प्रवासी युग्मक केंद्रक यानी माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस, जबकि गुरु केंद्रक यानी बड़े वाला जो असमान हो गया ना विभाजन, तो जो छोटे वाला वो क्या कहलाता है, माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस, और जो बड़ा है जिसकी साइज बड़ी तो गुरु केंद्रक अचल युग्मक केंद्रक कहलाता है। इसके बाद एक संयुग्मक का प्रवासी केंद्रक द्विध्रुवीय सेतु से होकर दूसरे संयुग्मक के अंदर प्रवेश करके अचल केंद्र के साथ संयुग्मित होकर द्विगुण जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण करता है। लगभग 12 घंटे तक संयुग्मन की स्थिति में रहने के पश्चात दोनों पैरामीशियम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ये जो घटना है ये एक तरह से एक्स कॉन्जुगेट जो है, ये जो पैरामीशियम बनते हैं ये एक्स कॉन्जुगेट भी कहलाते हैं अलग होने के बाद में। प्रत्येक का युग्मनज
केंद्रक 3 बार विभाजित होकर 8 नए केंद्रकों का निर्माण करता है। इनमें से 4 अपने आकार में वृद्धि करके गुरु केंद्रक में बदल जाते हैं और शेष बचे 4 में से 3 लघु केंद्रक पुनः जो है डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी एक लघु केंद्रक बचता है जबकि 4 दीर्घ केंद्रक। तो शेष बचा एक लघु केंद्रक, उसमें द्विखंडन के साथ द्विखंडन होता है यानी विभाजन होता है, पुनः द्विखंडन द्वारा बाइनरी फिशन द्वारा विभाजन होता है। अब प्रत्येक बहुसंगमक जो एक्स कॉन्जुगेट्स हैं से 2 संतति पैरामीशियम बन जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 2 गुरु केंद्रक तथा एक लघु केंद्रक उपस्थित होता है। इसके बाद प्रत्येक संतति पैरामीशियम के विभाजन के साथ साथ लघु केंद्रक का पुनः विभाजन होता है। फलस्वरूप प्रत्येक में 2 ऐसे पैरामीशियम का निर्माण होता है जिससे प्रत्येक जनक पैरामीशियम से 4 संतति पैरामीशियम का निर्माण होता है। यहाँ पर हम कॉन्जुगेशन को यहाँ समझ सकते हैं। दोनों पैरामीशियम जो है वेंट्रल सरफेस से एक दूसरे के पास में आते हैं और यहाँ पर जो है इनका जो एक्टोप्लाज्म या जो पेलिकल है वो डिसअपियर हो जाती है जहाँ से जुड़ते हैं और उसके बाद में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है और उसके बाद में उत्तरोत्तर विभाजन होता रहता है और लास्ट में जो है ये कई संतति जो है यहाँ पर बन रही हैं, जो है 4-4-8 जो है पैरामीशियम बन रहे हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।